आप और हम में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जो सत्ता की गद्दी पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, देश चला रहे हैं। भाजपा विपक्ष में थी, इनके काम आ गई। बसपा ने थर्ड फ्रंट खोल दिया, इनकी किस्मत खुल गई। अब आप सपा के चक्कर में कहाँ फंस गए? ये बैठे बिठाए आपकी जान को ये जो जंजाल बंध गया है, ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी? गठबंधन कहाँ तक जाएगा आपका इनके साथ? गठबंधन है, सपा ने समर्थन दिया है और सब साथ जाएंगे। और वो बचे हुए जो 8-9 महीने हैं तब तक सरकार चलेगी और हम आम आदमी के लिए कार्यक्रम लाएंगे और देश का विकास और बढ़ाएंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। ये जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, सपा से आपने कई बार झटके खाए, कई बार उन्होंने आपके साथ दगाबाजी की, चाहे 1999 में 272 का मसला हो या उससे पहले राजीव गांधी के समय में भी अगर आपको याद हो, तो ये आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, उन घटनाओं के बाद काफ़ी कुछ समय बीत गया है। सपा और कांग्रेस नेता भी अपना अपना सबक सीखे हैं, मैं समझूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है और ये एक कोएलिशन का युग है, साझा सरकारों का युग है और उसमें सपा के साथ जाने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, सपा ने कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय लिया है। अब देखिए, अब बचे हुए जो 8-9 महीने का समय है उसमें सरकार कैसे चलती है, हम और क्या कर पाते हैं। एक तरफ वामपंथियों का जो बंधन था, जो प्रतिरोध था, वो हट गया है। उससे आप मुक्त हो गए लगता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बड़ा गड़बड़ हो रहा था नहीं आपका। देखिए, काउन कंफर्टेबल थे आप लोग नहीं देखिए, जो आइडियोलॉजिकली? वामपंथियों ने कई जगह जो प्रो पुअर स्कीम्स थी, प्रो पुअर योजनाएं थी, जो पहल थी, उसमें ज़रूर समर्थन किया था, ज़रूर कुछ नए विचार सामने रखे थे। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात थी, देश को और गति से बढ़ाने की बात थी, उसने उनका ज़रूर प्रतिरोध था। और कई ऐसी चीज़ें थी जो हम कर सकते थे, उससे आपकी ग्रोथ रुक गई। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए था और उसका फ़ायदा आम आदमी को मिलना चाहिए था, उसमें ज़रूर रुकावट आई। तो वामपंथियों के जाने से, बाहर जाने से और सपा के अंदर आने से आप खुश हैं? देखिए, सपा के अंदर आने से मतलब सरकार चलती रहेगी और वामपंथियों के जाने से कुछ निर्णय जो हम शायद नहीं ले सके थे जैसे सपा के चलते, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, बीमा के रिफॉर्म्स है, पेंशन में रिफॉर्म्स है, बैंकिंग में रिफॉर्म्स है, कुछ लेबर लॉ की बातें हैं, ये सब बातों पे पुनर्विचार हो सकेगा। जैसे विनिवेश है, कुछ थोड़ा सा विनिवेश अगर सरकारी कंपनी में करें तो और पैसा आएगा। कुछ जो सब्सिडी की बातें हैं, जो सब्सिडी को राइट साइज कम करने की करने की बातें, है, राइट साइजिंग राइट करने। साइज करने की, बेटर टारगेट करने की बातें हैं, वो शायद हम कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी चीज़ें करेंगे। इस पे हमारे यूपीए में फिर बैठक में चर्चा होगी, फिर हमारी कोऑर्डिनेशन आप कमेटी एक बैठेगी। नई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने की सोच रहे हैं? स्वाभाविक है कि वामपंथी छोड़ के चले गए हैं, समाजवादी पार्टी अंदर आई है, कुछ और लोग हैं जैसे कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी साथ में आई है। मैं उन्होंने कहा आपके साथ जाएंगे नहीं, तो आप आपके ऊपर भरोसा नहीं नहीं किया तो जा बाहर रहा। से समर्थन देंगे या इशू बेस्ड समर्थन देंगे, तो बातचीत तो हम कर ही सकते हैं। तो एक नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी? हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, उन पर निर्भर करता है, लेकिन बातचीत के बाद ही फैसले होंगे। अभी बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनावी तालमेल बिठाएंगे। तो अगर चुनावी तालमेल होगा तो क्या दिल्ली के अंदर भी कोई तालमेल बनेगा? देखिए, प्री पोल अलायंस करना है या नहीं है, ये तो निर्णय होगा चुनाव के कुछ दिन पहले। और हर एक राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है, कर्नाटक में क्या होता है, ये उन्हीं परिस्थितियों पे चुनाव के पूर्व ये निर्णय होंगे कि क्या हम चुनाव पूर्व समझौता करेंगे या चुनाव के बाद में करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सभी संभावनाएं ओपन है। लेकिन आपकी दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसको कहते हैं स्थायित्व तभी मिलेगा जब आप सपा के साथ सरकार में मिलजुल कर सरकार चलाने की बातचीत भी
करेंगे। हालांकि ऐसी कोई कहते हैं डील नहीं हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में, स्थायित्व के इंटरेस्ट में जरूरी है कि इस पर कुछ देखिए, ये टर्म तो अब मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने बचे हैं, जी। उसके बाद चुनाव आरंभ हो जाएगा। 6 महीने में क्या बहुत सारी बड़ी पुनर्रचना करके सरकार में बहुत बड़े बदलाव लाना उचित रहेगा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, सोनिया जी निर्णय लेंगी। लेकिन हम बिल्कुल साथ चलेंगे, जो भी निर्णय सरकार लेगी वो सब समझ के लेंगे, सभी को चर्चा करके लेंगे। नहीं, अमर सिंह जी कह रहे हैं भाई हमने कुछ मांगा नहीं, कांग्रेस कह रही है कि हमसे जब मांगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक सोच आपकी पार्टी में, एक वर्ग की है कि भाई कुछ अंदर लाइए इन्हें, नहीं तो 11 अगस्त को आपके खिलाफ फिर अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, आप हमेशा संकट में ही रहेंगे। नहीं, 11 अगस्त को क्या होगा मैं अभी तो नहीं कह सकता। अभी कई सारी चीज़ें हैं, वामपंथी स्पीकर साहब के खिलाफ बाहें तन के लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा अभी समझ नहीं वो भी आता। ला सकते हैं उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव। जो भी परिस्थिति आएगी उसका हम सामना करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या सपा के साथ फिर आप और ज्यादा घी शक्कर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या चीज आपको रोक रही है? आज की तारीख में बताना मुश्किल है, आगे कल क्या लाता है वो देखेंगे, कल की कल बात सोचेंगे। लेकिन सपा के साथ आपके ये रिश्ते सरकार में शामिल होने तक जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है? सरकार में किसे शामिल करना चाहिए, किसे मंत्री बनाना चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, सोनिया जी का अधिकार है। तो दोनों मिलकर जो भी निर्णय लेंगे। नहीं, आप क्योंकि पार्टी और गवर्नमेंट इन सबका कुछ काम ये देख रहे निर्णय हैं। सिर्फ नहीं, निर्णय नहीं, सोच की बात है। सोच तो अपनी अपनी जगह है, राय तो ली जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय सोनिया जी और प्रधानमंत्री करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके मायावती जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे, सोनिया जी और मायावती में गहरी क्षंति रही है, ये जो अचानक गड़बड़ हो गई, इसका कोई खास वजह है? अचानक गड़बड़ नहीं समझता मैं, ये समझता हूँ कि मैं वहाँ पे एक सपा पार्टी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी है, मायावती जी पार्टी सरकार चला रही है, और हम भाजपा जैसे सांप्रदायिक ताकतों को देश की राजनीति से हटाना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं सभी कि हम अपनी ताकत में शायद ये नहीं कर पाएंगे, तो किसी न किसी के साथ हाथ मिलाना एक आवश्यक बन जाता है। अब किससे बात बनती है, किससे टूटती है, वो तो तात्कालीन राजनीति पे निर्भर करता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका लेफ्ट पार्टी से भी अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, दादा ने जो कहा था, प्रणब दादा ने कहा था कि हम दुखी हैं, लेकिन वी आर सैड बट नॉट बिटर। यस, मतलब हम उन्होंने कहीं कहा कुछ बंद नहीं है, कुछ खुला भी नहीं है। नहीं, तो इसमें यह है कि ये कुछ निजी या व्यक्तिगत रोष कुछ पैदा हो गया था, कुछ ईगो की समस्याएं हो गई थी, क्योंकि वैचारिक मतभेद तो हमारे हुए थे कई बार, लेकिन वो इतनी हद तक तने नहीं थे। अब ऐसे लगा कि शायद प्रकाश करात जी के महासचिव बनने के बाद उन्होंने एक अलग तरीके से उन्होंने एक एजेंडा बना लिया, राजनीति चलाई, जिसके कारण वो वैयक्तिक टारगेट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी को, अब सोमनाथ जी को कर रहे हैं, और पता नहीं किसको टारगेट करेंगे, और कितनी उसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी है और कितनी निजी रोष। आपने एक बड़ी बात कही है, वामपंथी पार्टियां नॉर्मली इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करती थी, ये पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसमें वो प्रधानमंत्री विशेष को व्यक्तिगत तौर पर भी टारगेट कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर उन्होंने सवाल उठाया। और तो कोई खास वजह है उसकी? नहीं, मैं वजह में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहा हूँ, अवलोकन कर रहा हूँ कि कारण नहीं था इतनी हद तक जाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस न्यूक्लियर समझौते के बारे में हमेशा कहा था कि मैं संसद को विश्वास लिए बिना उसको ऑपरेशनलाइज नहीं करूँगा जी। अब ऑपरेशनलाइज शब्द की व्याख्या है, उसमें मतभेद थे जी। हमारा अभी भी कहना है कि चर्चा करना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन के साथ करना, या न्यूक्लियर परमाणु आपूर्ति संघ के साथ चर्चा करना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ चर्चा करना, ये कोई ऑपरेशनलाइज नहीं है। ऑपरेशनलाइज तभी होगा जब अमेरिकी कांग्रेस के साथ हम हस्ताक्षर करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस उस पर ठप्पा लगाएगी, उसके बाद हम अपनी तरफ से IAEA का समझौता और एनर्जी का समझौते पे हम स्वीकृति देंगे, और उसके बाद खरीदना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब
अभी लेफ्ट के साथ हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं माने जा सकते, नहीं, अगर इसमें निजी रोष की बात आती है को उसको अलग हटा दें। तो वो तो उसके चलते तो कोई फिर आपको क्या लगता लॉजिक है, तो बनता नहीं कोई। आपको लगता है इंटेंसिटी कम होगी कुछ? अब वो भविष्य क्या नहीं, करेगा कुछ कोई कह उसके नहीं सकते। प्रयास कुछ हैं? सीताराम येचुरी ने कहा है कि अभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कभी होते नहीं, किसी के साथ नहीं होते, लेकिन वास्तव ये है कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और केरला में तो हमारा चुनावी दो हाथ जरूर होंगे। वो तो हमेशा से है। तो चुनाव होने के बाद फिर कैसे परिस्थिति क्या आती है नहीं होगा? जानते हम। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि क्या वामपंथी इतनी बड़ी संख्या में आ सकेंगे जो कि मटेरियल डिफरेंस कर सके। हम तो सोचते हैं कि जो वामपंथियों ने जी, जो भी भूमिका ली है उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा चुनाव में। वामपंथियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन दरवाजे कभी परमानेंटली बंद नहीं होते। व्यक्तिगत इशू बना लिया था प्रकाश करात ने, इसको बिटरनेस की स्टेज तक ले गए थे। ब्रेक के बाद पूछेंगे पृथ्वीराज चौहान से आगे क्या होगा।